हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस। ये हमारा इस चैप्टर के लिए सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोब्स के बारे में कुछ जनरल जानकारी ली थी। हर प्रकार के माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी, प्रोटोजोन्स और कुछ वायरसेस के बारे में भी हम लोगों ने कुछ सामान्य जानकारी ली थी जो हर किसी को जानना चाहिए, हमें भी जानना चाहिए। और ख़ास करके इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, इस चैप्टर को जानने के लिए इन सबों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना भी हमारे लिए ज़रूरी था। आज सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि माइक्रोब्स के बारे में हम लोग सामान्य तौर पर ऐसा समझते हैं कि दे आर हार्मफुल टू अस, दे कॉज मैनी डिजीजेस इन आवर बॉडी, इन आवर कैटल्स, इन आवर क्रॉप्स, इन आवर पेट्स, दे स्पॉइल आवर फूड आइटम्स, दे स्पॉइल आवर थिंग्स, हाउस होल्ड थिंग्स। तो हम लोग अभी तक जो जानते रहे हैं कि माइक्रोब्स आर हार्मफुल टू अस, बट टुडे इन दिस वीडियो we'll learn about some usefulness of microorganisms, how microbes are useful to us। तो वन बाय वन हम लोग कुछ यूज़फुलनेस के बारे में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस तथ्य को, इस फैक्ट को कि माइक्रोब्स आर नॉट ओनली हार्मफुल टू अस, दे आर सम ऑफ देम आर यूजफुल टू अस टू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमारे घर में फूड आइटम्स बनाए जाते हैं जो माइक्रोब्स से बनाए जाते हैं, माइक्रोब्स के हेल्प के बनाए जाते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला आइटम है जो हर किसी के घर में यूज़ होता है, वो है कर्ड, दही। कर्ड जो बनता है तो आप देखे होंगे दूध में थोड़ा सा दही डाला जाता है और फिर वो कुछ देर के बाद, 4-6 घंटे के बाद वो पूरा का पूरा दूध कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। दिस इज द कन्वर्सन ऑफ मिल्क टू कर्ड। तो इसमें एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है। आप जानते होंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, काफ़ी कॉमन है। तो एक्चुअली दही में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भरा हुआ है। हमने थोड़ा सा जब दूध में दही डाला जोरन के रूप में, तो एक्चुअली वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। और हमने कंडीशन कैसा रखा था? गर्म रखा था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन गर्म, और ह्यूमिडिटी उसमें पानी तो है ही। तो आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था कि माइक्रोब्स ग्रो वेल इन द कंडीशन ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। जहाँ पर उन्हें मॉइस्चर मिलेगा, जहाँ पर उन्हें ह्यूमिडिटी मिलेगी, वे ज़्यादा आसानी से ग्रो करेंगे। तो दूध को हम थोड़ा सा गर्म रखते हैं तो उन्हें मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी तो एक ही चीज़ है। वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी, थोड़ी सी गर्मी और पानी, ये दो चीज़ जरूरी है। तो दूध को हम गर्म रखते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म रखेंगे तो आइदर दे विल बी किल्ड और दे कैन अंडरगो इंसिस्टमेंट। ऐसा भी होता है, पिछले चैप्टर में शायद आपको बताया गया था कि वो इंसिस्टमेंट कर लेते हैं। एनीवे, तो जैसे ही हम थोड़ा सा कर्ड उसमें डालते हैं उस दूध में, तो एक फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है उन्हें, और वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन का तरीका बड़ा ही सिंपल होता है। जैसे एक सेल जब मैच्योर करता है तो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सेम उसी टाइप के 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, इस प्रकार के ढेर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर प्लांट्स और एनिमल्स, दे अंडरगो बाइनरी फ्यूजन। सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। एक ऑर्गेनिज्म था, मैच्योर हुआ, 2 में कन्वर्ट हो गया, फिर ये दोनों भी मैच्योर होगा, ये दोनों भी 2-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से 6 घंटे में आपका पूरा का पूरा कंटेनर में रखा हुआ दूध वो दही बन जाता है। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे में लैक्टोबैसिलस ग्रो कर गया, पूरे के पूरे कंटेनर में, पूरे के पूरे मीडियम में लैक्टोबैसिलस ग्रो कर गया। इतना तेजी से फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, और दूध दही बन गया। तो पहला यूज हमने देखा, बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड इन आवर हाउस, एट आवर होम। तो ये पहला यूज हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं,
हो सकता है हम घर में भी बनाएं या मार्केट से भी लाएं, लेकिन ये हमारे खाने की चीज़ें हैं और ये माइक्रोब्स के हेल्प के ही बनता है, जिसमें ब्रेड है, केक है, बहुत तरह के ऐसे आइटम्स हैं जो आप देखे होंगे जो स्पॉन्जी होते हैं, फ्लफी होते हैं, लगता है कि अंदर में कुछ है, हवा भरा हुआ है या जगह खाली है। तो ऐसे मटेरियल्स कैसे बनते हैं, ये कभी आपने सोचा होगा ये कैसे बनते होंगे? तो ये कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बनने का मैकेनिज्म क्या है, इसमें छिद्र क्यों रहते हैं, ये स्पॉन्जी क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसे समझना पड़ेगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक मैकेनिज्म है जिसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉर्मली हम लोग श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, चाहे प्लांट्स हों या एनिमल हों, और हमारा सेल रेस्पायर करता है, हमारा सेल भोजन को जला करके एनर्जी निकालता है, और ये जो ऑक्सीजन हमने लिया था इसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है एक्सहेलेशन के रूप में। एनीवे, तो हम नॉर्मली अपने श्वास के लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, सभी को, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रोब्स भी हैं उन्हें भी। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जिन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। दे डोंट नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, दे कैन burn its food in absence of oxygen too, and such type of respiration is called anaerobic respiration. It means there is no need of oxygen for breaking food, for burning food to liberate energy. Such type of respiration is anaerobic respiration. The normal way of respiration is called aerobic respiration. We all परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया और एक खास प्रकार का माइक्रोब जिसे ईस्ट कहते हैं, एक प्रकार का फंजाई होता है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, यूनिसेलुलर होता है। तो ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया अंडरगो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दे डोंट नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। लेकिन ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, प्रोडक्ट फर्क पड़ जाता है। हम लोग श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन को जलाता है ये ऑक्सीजन, प्रोडक्ट के रूप में बनता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इज यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी इन डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय डिफरेंट वेज, थ्रू डिफरेंट वेज। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो माइक्रोब्स करते हैं, वहाँ प्रोडक्ट बदला हुआ रहता है। वहाँ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, वहाँ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ईस्ट एक खास प्रकार का फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस है, और वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो अल्कोहल बनाएगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। हम दोनों का यूज कर सकते हैं, हम दोनों का यूज करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर लेते हैं, अल्कोहल का भी यूज कर लेते हैं। फिलहाल यहां पर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है। जैसे आप ब्रेड बना रहे हैं या इस प्रकार का कोई भी फ्लफी आइटम बना रहे हैं, स्पॉन्जी, उसमें हम थोड़ा सा ईस्ट मिला दिए, ईस्ट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो अंदर रहेगा नहीं, वो बाहर वो हल्का होता है, बुलबुले के साथ, फदफदाहट के साथ बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकलने का वो रास्ता ढूंढ लेता है। जब वो गीला था उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड फदफदाहट के साथ बाहर निकल गया था। जब कार्बन डाइऑक्साइड उस मटेरियल से बाहर निकला तो गैस जब बाहर निकला तो उसने जगह जगह रास्ता छोड़ दिया। जिस रास्ते से होके वो बुलबुला बाहर निकला, वो गैस बाहर निकला, वो रास्ता खाली रह गया, खोखला रह गया, जिसकी वजह से वैसे मटेरियल्स फ्लफी हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का कोई भी मटेरियल हो, उसे बनाने में हम लोग ईस्ट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप ब्रेड देख सकते हैं, केक देख सकते हैं, या इडली वगैरह भी
सॉफ्ट होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने देखा कि ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल बनता है। ईस्ट का जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अल्कोहल का भी तो हमारे लिए यूज है। अल्कोहल काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए। अल्कोहल एक फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, उसके कई यूजेस हैं। अल्कोहल का ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। कई देशों में तो गाड़ियों में भी अल्कोहल डाला जा रहा है डीजल पेट्रोल की जगह पर। तो फिर अल्कोहल का इस्तेमाल अभी हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, तो हम लोग इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं। सैनिटाइज़र मार्केट में आया हुआ है, दे ऑल आर अल्कोहलिक सैनिटाइज़र, अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र होता है, वो यूज़ है। तो अल्कोहल बहुत सारे केमिकल्स को अपने अंदर घुला सकता है, बढ़िया सॉल्वेंट है ये। जैसे वाटर को हम लोग अच्छा सॉल्वेंट मानते हैं, उसी तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो होते हैं, दे डिजॉल्व वेरी इजीली इन अल्कोहल। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आपको अल्कोहल में घोल करके उपलब्ध की जाती हैं। जैसे आप टॉनिक्स पीते हैं, कप सिरप पीते हैं, तो उसमें जो केमिकल्स हैं दे आर डिजॉल्व इन अल्कोहल। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं पीना है और वो कप सिरप वगैरह पी करके आपको गाड़ी नहीं चलाना है। क्योंकि अल्कोहल में एक गड़बड़ बात क्या है, एक ख़राब बात क्या है कि इसको पीने से कुछ देर के लिए हमारा नर्वस सिस्टम सुस्त पड़ जाता है और एक फीलिंग आती है जो कि आप ऑब्जर्व करते ही हैं समाज में, ड्रंकननेस वाली फीलिंग आती है। और यही वजह है। और ये कुछ देर के लिए चूँकि नर्वस सिस्टम थोड़ी देर के लिए सुस्त पड़ जाता है, तो लोगों को एक एडिक्शन के कारण थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से लोग इसे शराब के रूप में पीते हैं, जिसे हम लोग वाइन कहते हैं। उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है और उस अल्कोहल की वजह से नर्वस सिस्टम धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए सही, 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सुस्त पड़ जाता है। और ये लगातार अगर ऐसा होता है तो उसका काफ़ी नुकसान होता है इंसान को, और इसका असर अदर सिस्टम पर भी पड़ता है, अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर भी पड़ता है। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, लीवर जैसे कुछ ऑर्गन्स, वो भी डैमेज होने लगते हैं। तो ये सब उसका निगेटिव इफेक्ट है अल्कोहल का। लेकिन उस अल्कोहल का हम लोग अपने यूज़ में भी, अपने काम में भी उस अल्कोहल को लाते हैं। है वो यूज़फुल सॉल्वेंट, यूज़फुल केमिकल, यूज़फुल मटेरियल है हमारे लिए। और वो कैसे बनाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कि आपको इसके पहले के भी वीडियोस में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट कई फॉर्म में पाया जाता है हमारे पास। जैसे हम लोग जितने भी सीरियल्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या मीठा पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो चलो मीठा पदार्थ है तो कोई भी फल का जो रस है, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। उस रस, एक ग्लास या किसी छोटे कंटेनर में आप किसी फल का रस ले लिए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और उसमें आप थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया, कुछ देर के लिए छोड़ दिया। आपके बुक में ऐसी एक एक्टिविटी भी दिया है, एक्सपेरिमेंट भी दिया है। और 4 घंटे के बाद आप देखेंगे उस कंटेनर में झाग भर जाता है। वो झाग क्यों भर गया? और उसके बाद अब वो उसका गंध बदल जाता है, उस कंटेनर का, उस फल के जूस का टेस्ट बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। इस 4 घंटे में हुआ क्या? तो उसमें ईस्ट जो हमने डाला था उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया होगा, जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया होगा अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फड़फड़ाहट के साथ बाहर निकला होगा, उसी का झाग है ऊपर पर। और पूरा का पूरा जो लिक्विड था, जिसे हम लोग फ्रूट जूस कह रहे थे अभी तक, अब वो बन गया अल्कोहल। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यही प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है। जब किसी कार्बोहाइड्रेट का ट्रीटमेंट हम ईस्ट से करवा देते हैं तो उस मीडियम में ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, जिसकी वजह से अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है। और इसका यूज़ शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में, या अल्कोहल का जो और भी यूज़ है उसे उस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो
तो इस हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट यहाँ भी हमारे लिए यूज़फुल हो गया। तो पहला यूज़ हो गया कि हमने कर्ड बनाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। दूसरा बनाया जितने भी स्पॉन्जी मटेरियल्स हमारे एडिबल हैं, हमारे लिए खाने लायक हैं, वो हमने माइक्रोब्स के हेल्प से बनाया। थर्ड हमने अल्कोहल बनाया माइक्रोब्स के हेल्प से। उसके बाद चौथा, ये सब छोटे छोटे फायदे थे। अब हम लोग आते हैं माइक्रोब से बड़ा फायदा। सबसे पहला डिकम्पोजिशन। Microbes are called the environment cleaner। ये सबसे बड़े सफाई कर्मी हैं हमारे एनवायरनमेंट के। अब इसके मैकेनिज्म को समझिए, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे आपके घर का बासी बचा हुआ भोजन हो, ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है, सिंपल इतना समझ लेना है, किसी प्लांट एनिमल यानी लिविंग थिंग से प्राप्त होने वाला सामान। जैसे पेड़ के पत्ते भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। हमारी ये उंगली कट जाए तो ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, उसे जो बेकार हो गया उसे वेस्ट कहते हैं। पेड़ से फल गिरा वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है। घर में रखा हुआ चावल है वह भी ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। और जो बेकार हो जाता है उसे ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। जैसे सब्जी हम छील देते हैं तो उसके छिलके ऑर्गेनिक वेस्ट कहला गए। तो इस प्रकार से जो भी सड़ने के लिए या बेकार ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, तो हमारे कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो वैसे ही मटेरियल से अपना न्यूट्राइंट्स लेते हैं। वो किसी जीवित वस्तु पर ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो वैसे ही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर ग्रो करते हैं। प्लास्टिक पर ग्रो नहीं करेगा क्योंकि प्लास्टिक ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। ऑर्गेनिक मटेरियल पर ही ग्रो करेगा वो, और उससे अपना भोजन लेने के चक्कर में उसे पूरी तरह से तोड़ देते हैं, सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें से कुछ सॉइल में चला जाता है न्यूट्राइंट्स के रूप में, कुछ एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वाटर वगैरह बनता है जो वेपोराइज हो जाता है। कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता है। जैसे एक पेड़ की पत्ती कहीं गिर गई, कुछ दिन के बाद बिल्कुल गायब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डंठल बच रहा है, अगर बच रहा है तो वो भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। एक चूहा मरा, आपने उसे कहीं पर फेंक दिया, कुछ दिन के बाद गायब हो जाता है। ये माइक्रोब्स वहाँ बैठ जाते हैं। कैसे, कौन कौन माइक्रोब्स हैं ये? मोस्टली फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एनवायरमेंट क्लीनर। ये क्या करते हैं? जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर ग्रो करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उस जगह को साफ कर देते हैं। और जो मटेरियल, जिस मटेरियल से आपका बॉडी बना हुआ था, उस मटेरियल को फिर से वातावरण में भेज दिया। तो दो काम यहां पर हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। दो फायदा हो रहा है। पहला क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जिन जिन मटेरियल्स से बना हुआ है वो कहाँ से आया है? वो यहीं से तो आया, कुछ सॉइल से आया है, कुछ वाटर से आया है, कुछ एटमॉस्फेयर से आया है। जैसे हमारा बॉडी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सारे एलिमेंट्स से बना हुआ है। ये कहाँ से आया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से आया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में आया होगा, प्लांट लीव्स उसे फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया स्टार्च में, उस स्टार्च को हमने खाया, वो कार्बन तो हमारे बॉडी के अंदर चला आया। नाइट्रोजन कहाँ से आया होगा? हमारे बॉडी में नाइट्रोजन है, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है, हमारा बॉडी प्रोटीन का भी बना हुआ है। नाइट्रोजन हमारे बॉडी में कहाँ से आया होगा? सॉइल में नाइट्रेट रहता है, वो नाइट्रेट प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, रूट्स ने लिव्स के पास भेज दिया, फूड मैन्युफैक्चरिंग हुआ, प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन उनके फ्रूट्स में जमा रहा, जिसे हम लोग दाल के रूप में खा लेते हैं। फिर तो फाइनली जो मिट्टी में था प्रोटीन, नाइट्रोजन, वो आ गया हमारे बॉडी में। अब हम फिर से उसे पचा के एमिनो एसिड बनाते हैं
और फिर से उसकी रीज्वाइनिंग करके नए ढंग का प्रोटीन बना देते हैं, जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन कहाँ से आया? सॉइल से आया है। तो हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके बॉडी में जो मटेरियल्स, जिन मटेरियल से उनका बॉडी बना हुआ है, वो इसी पर्यावरण से आया है, या सॉइल से आया है, वाटर से आया है, एटमॉस्फेयर से आया है। जैसे ही वो मर गया, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, बैठते तो वो अपना फूड लेने के लिए, दे आर सैप्रोफाइट्स। Their mode of nutrition is saprophytic mode of nutrition, and we know in saprophytic mode of nutrition, a microbe get nutrients from dead and decaying organic materials. तो ये उन पर बैठे अपना न्यूट्राइंट्स लेने के चक्कर में पूरा तोड़ दिया। जो मटेरियल सॉइल से आया था वो सॉइल में चला गया, जो मटेरियल एटमॉस्फेयर से आया था एटमॉस्फेयर से आ गया, कुछ वाटर भी निकले जो वेपोराइज होकर के वो भी एटमॉस्फेयर में चला गया मॉइस्चर के रूप में। आपके शरीर में कुछ नहीं बचा। इसे कहते हैं साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल जहां से आया था फिर वहीं चला गया। ये साइकिल हमारे इकोसिस्टम में कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और ये तब तक नहीं चलेगा जब माइक्रोब नहीं काम अपना करेगा। प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है? डिकम्पोजिशन से फायदा क्या है? पहला फायदा हुआ कि हमारा पर्यावरण साफ हो गया। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो कहीं पेड़ की पत्ती गिर गई, 100 साल तक वैसे ही पड़ी रहती। कोई जानवर मर गया, 100 साल तक वैसे ही पड़ा रहता। तब तो यहाँ पर आप रह ही नहीं सकते थे। यहाँ तो 10-20 साल में ही पूरी धरती भर जाती डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिकम्पोजर्स एनवायरमेंट क्लीनर हैं। दूसरा, ये साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स जो होता है उसके एक मजबूत कड़ी है, एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। इनके बगैर साइक्लिंग नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है। इतना फायदा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि माइक्रोब्स इतने इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए होते हैं। और ये कौन करता है डिकम्पोजिशन? बैक्टीरिया एंड फंजाई। याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर जब हम लोग बैक्टीरिया के इस प्रकार के यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी चर्चा हुई है, तो हम एक और टर्म्स की चर्चा कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? देखिए, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 78% ऑफ नाइट्रोजन। तो 78% नाइट्रोजन है, और प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत है। प्रोटीन उसी से बनेगा, और उसी प्रोटीन को खा करके हम भी अपने बॉडी में प्रोटीन लाएंगे। आप कहिएगा नहीं हम मीट खा लेंगे, उससे भी प्रोटीन मिलता है। अरे मीट जिसका खाइएगा उसके बॉडी में प्रोटीन कहाँ से आया? किसी न किसी प्लांट को ही खाया होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चलिए, प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, और एटमॉस्फेयर में है 78% नाइट्रोजन। लेकिन दिक्कत क्या है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में है, और वो नाइट्रोजन प्लांट ले नहीं सकता। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया फोटोसिंथेसिस के लिए। नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म नहीं है। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में अगर वो ले ले तो कोई काम नहीं है उसका, कोई यूज नहीं है प्लांट के लिए। प्लांट को चाहिए NO3 के रूप में, नाइट्रेट के रूप में चाहिए। नाइट्रोजन के ये कंपाउंड्स हैं। तो अब N2 को NO3 में बदलेंगे तब तो प्लांट लेगा उस नाइट्रोजन को। कैसे बदलेंगे हम? तो हमारे नेचर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि ये N2 ऑटोमेटिकली NO3 में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल, दलहन वाले जो पौधे होते हैं उन्हें लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स उन्हें इसलिए कहा जाता है कि आप गौर करेंगे जितने भी दलहन वाले पौधे उनमें छिमी होता है, जिसे पॉड कहते हैं। उसे बायोलॉजी की भाषा में लेग्यूम कहा जाता है। लेग्यूम, छिमी छोटा हो सकता है, चना वाला में 2 ही दाना निकलता है, मटर वाला में 10, 12, 15 निकल जाता है। तो छिमी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन छिमी जरूर होता है। बोड़ा सब्जी के रूप में खाते हैं, उसमें ढेर सारा निकलता है, लंबा छिमी है। सारे के सारे पल्सेस हैं, सबके सब लेगुमिनस प्लांट्स कहलाते हैं।
और लेगुमिनस प्लांट्स में खासियत है कि उनके रूट में कुछ नोड्यूल्स होते हैं, इनके जड़ में कुछ गांठ होते हैं, और उसी गांठ में एक खास प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया बड़ा ही चमत्कारिक बैक्टीरिया है। ये सॉइल में जो एयर है और उस एयर में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो रहेंगे, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो वही तो चाहिए प्लांट को। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस दाल वाले पौधे के रूट नोड्यूल्स में था, उसने N2 को NO3 में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। प्लांट उस नाइट्रेट को ले लिया और वो अपना प्रोटीन बना लिया। उसी प्रोटीन को खाए हम लोग और हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन आ गया। अगर राइजोबियम नहीं होता तो प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलता? फिर प्लांट्स कैसे बनाते अपना फूड, प्रोटीन? तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने ही वो काम किया, वो चमत्कार किया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया। ये प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है साइंस में। बहुत कॉमन वर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसने किया? राइजोबियम बैक्टीरिया ने किया। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये भी एक प्रकार का माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, जिसे हम लोग जिसके नाम से डर जाते हैं, लेकिन वो यूजफुल है हमारे लिए। कुछ और भी माइक्रोब्स होते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी एक प्रकार का अलगी है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये धान के खेत में जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पाया जाता है। वो भी N2 को NO3 में कन्वर्ट कर देता है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब हालांकि हमारे यहाँ धान में बहुत कम पानी रहता है जमा हुआ, लेकिन ये वहाँ भी पाया जाता है। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा एक नेचुरल फेनोमेना है थंडरिंग, लाइटनिंग एंड थंडरिंग। आप बरसात के समय में देखते होंगे कि मेघ गरज रहा है, बिजली कड़क रही है। बिजली जब कड़कती है तो उस एरिया का जितना नाइट्रोजन है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कंपाउंड हो गया, जैसे ही धरती पर आएगा, सॉइल में जाएगा, प्लांट उसे ले लेगा। तो ये भी एक नेचुरल फेनोमेना है। और अगर इन सबों से नहीं हुआ, आप लेगुमिनस प्लांट लगाएंगे ही नहीं खेत में, तो कहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा उसमें? इसीलिए कहा जाता है कि हर 2 फसल के बीच में एक बार दाल वाला पौधा लगा दीजिए, खेत की फर्टिलिटी बनी रहेगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दाल वाले पौधे उसमें नाइट्रेट भर देंगे सॉइल में, फिर से अगले सीजन में जो भी क्रॉप आप लगाएंगे उन्हें न्यूट्राइंट्स मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। लेकिन अगर ये सारा काम आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अगर आप लेगुमिनस प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं खेत में तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। और वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तब फिर बाजार में भी मिलता है केमिकल्स के रूप में नाइट्रेट, जिसे यूरिया कहते हैं, हम लोग खेत में डालेंगे। ये एक वैकल्पिक उपाय है, लेकिन चूंकि ये केमिकल है, हार्मफुल होता है, सॉइल के बीच में जो पोर्स होते हैं उसमें जाकर जम जाता है। और फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको डिटेल से समझाया है और ज़मीन को बंजर बना देता है। एनीवे, हमने यहाँ पर भी देखा कि माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं कैसे। इसके अलावा हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे कि माइक्रोब्स से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। माइक्रोब से दवाई बनाई जाती है। सबसे पहला नाम है एंटीबायोटिक। इसे समझना चाहिए। एक कहावत है, आयरन कट्स आयरन, लोहा ही लोहे को काटता है। अब गौर किए होंगे, लोहा काटने वाला, छड़ काटने वाला जो वो ब्लेड होता है वो भी लोहे का ही बना होता है। तो आयरन कट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है। जब हम किसी से मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो उसके जैसा ताकतवर आदमी से ही उसे भिड़ा देते हैं, तो हमारा काम भी हो जाता है। तो माइक्रोब्स, आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया और वो बैक्टीरिया बीमारी काउज करेगा, आपको परेशान करेगा। बैक्टीरिया को हम चाहते हैं मार दिया जाए। उसे मारने के लिए एक दूसरा माइक्रोब हम खा लेते हैं, दवाई के रूप में, टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, इंजेक्शन के रूप में। दूसरा माइक्रोब हमने खा लिया और ये जो माइक्रोब हमने खाया वो पहले माइक्रोब को, पहले जो गया हुआ था, जो बीमारी हमारे अंदर काउज करने वाला, उसे मार देता है।
यानी कि एक माइक्रोब को दूसरे माइक्रोब से हमने मरवा दिया। सच टाइप ऑफ मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था पेनिसिलिन, एक फंजाई से जिसका नाम है पेनिसिलियम। हमने ऑनलाइन क्लास में काफ़ी डिटेल में समझाया था इस मैकेनिज्म को, और एक कहानी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरियल कल्चर करवा रहा था लैबोरेटरी में अपने, और किसी ट्रे या प्लेट में बैक्टीरिया को कल्चर होने के लिए छोड़ करके चला गया घर। शाम हो गई तो नेक्स्ट डे देखता है कि बैक्टीरिया तो कल्चर तो हुआ था, लेकिन बहुत सारे जगहों पर बैक्टीरिया डैमेज हो गया था। हु डैमेज्ड बैक्टीरिया, हु किल्ड बैक्टीरिया, ये बड़ा सवाल था। बैक्टीरिया को तो काफ़ी ताकतवर माना जाता था, काफ़ी इफेक्टिव माना जाता था, इसे कौन नष्ट कर दिया रात भर में? तो जिस एरिया में बैक्टीरिया डैमेज हुआ था वहां की जांच की गई तो वहां तो फंगस ग्रो कर गया था। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, एक बड़ा ही अमेजिंग फाइंडिंग था। इट मीन्स अ फंगस कैन किल बैक्टीरिया, इट मीन्स अ माइक्रोब कैन किल अनदर माइक्रोब। एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को मार सकता है। अगर ऐसा हो गया तब तो हम मेडिसिन बनाएंगे इससे। और आज भी विज्ञान, आज भी मेडिकल साइंस स्टडी करता है ये बीमारी किस माइक्रोब से हुआ है। अच्छा चलो पता चल गया, इस माइक्रोब को कौन मार सकता है, वैसा माइक्रोब ढूंढते हैं, पता लगाते हैं, और उस माइक्रोब के कुछ एक्सट्रैक्ट को हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में खा लेते हैं। यानी कि माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा यूज यह भी हो गया कि माइक्रोब्स आर यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पढ़ा कि माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनके कई यूजेस हैं हमारे लिए, कई प्रकार से वो यूज़फुल हैं हमारे लिए। और इसके बाद के हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, कि माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं और माइक्रोबियल इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है। हार्मफुल हैं ये तो हम लोग जानते ही हैं, बीमारी हमारे अंदर हमारे फसलों को डैमेज कर देते हैं, हमारे पशुओं को बीमार बनाते हैं, लेकिन उसे हम कंट्रोल कैसे करें इस पर फोकस होना चाहिए हमारा। कौन कौन सी बीमारी होती है ये लिस्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, किस माइक्रोब से कौन सी बीमारी होती है, उस बीमारी का लक्षण क्या है। लेकिन हम माइक्रोबियल ग्रोथ को, खास करके जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जिसे हम लोग पैथोजेंस कहते हैं, उसे कैसे रोकेंगे, उसके ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बात पर खास तौर पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रहा आज का आपका सेकेंड वीडियो, और बहुत जल्द थर्ड वीडियो के साथ इस चैप्टर को कंक्लूड किया जाएगा। थैंक यू।